भारत की राजधानी दिल्ली में एक शांत शाम अचानक त्रासदी में बदल गया। 10 नवंबर 2025 की शाम 6:52 पर रेड फोर्ट के पास एक कार में अचानक धमाका हुआ। इस धमाके में न सिर्फ एक सड़क को बल्कि एक राष्ट्र की नींद को हिलाकर रख दिया। यह सिर्फ एक दुर्घटना नहीं बल्कि आज तक जो सबूत मिला है इसे टेररिस्ट अटैक की ओर इशारा करता है और हमारी सरकार ने भी इसे टेररिस्ट अटैक क्लियर किया है। घटना के समय 6:52 पर जब ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ी कार में तेजी से धमाका हुआ। कार का मॉडल हुंडई i20 था। वहां आसपास के गाड़ियों में भी आग फैल गई और लोग चिल्ला रहे थे। उड़ते शव मिले और धमाके की आवाज दूर दूर तक गूंजी। यह घटना पुरानी दिल्ली की मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के पास हुआ था, जहां ट्रैफिक भारी और भीड़ ज्यादा थी। यह बताया जा रहा है कि यह अटैक हड़बड़ी में हुआ था। इसमें अमोनियम नाइट्रेट जैसे खतरनाक विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया था। प्रारंभिक जांच में यह पता चला है कि यह अटैक 6 दिसंबर को होने वाला था। आखिर यह 6 दिसंबर को ही क्यों होने वाला, इससे हम वीडियो में आगे बात करने वाले हैं। इससे पहले ये जान लेते हैं कि यह कार पूरी दिन थी कहां और किस किस से मिला और यह कार कहां कहां रुकी थी और यह कार को कौन चला रहा। तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो इस कार को चला रहा था डॉक्टर उमर नबी और इस कार का मॉडल हुंडई i20 जिसका नंबर HR26CE7674 है। कार का ओनर मोहम्मद सलमान था जो हरियाणा के गुड़गांव के रहने वाला था। पुलिस ने जब सलमान को डिटेन किया तो पता चला कि ये सलमान ने दिल्ली के ओखला में रहने वाले देवेंद्र को बेच दिया और जब देवेंद्र से पूछा गया देवेंद्र ने अंबाला में किसी को बेच दिया। उसके बाद यह गाड़ी फुलमामा के रहने वाले मोहम्मद तारिक को बेच दी है। कार किसकी है इसको लेकर बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि कार की ओनरशिप कई बार बदली गई है और इसमें कई फर्जी आईडी का इस्तेमाल किया गया है जो आतंकवादी साजिश में इस्तेमाल होने वाली आम तकनीक है। इससे पहले ये देख लेते हैं कि डॉक्टर उमर नबी हड़बड़ी में क्यों ब्लास्ट किया। आखिर इसे ब्लास्ट करना कहाँ था, अल-फलाह यूनिवर्सिटी से इसका क्या संबंध है। ब्लास्ट से पहले 10 नवंबर को गुजरात एटीएस ने फरीदाबाद से उसके साथियों को गिरफ्तार किया, जैसे डॉक्टर मुजम्मिल और लखनऊ की महिला डॉक्टर शाहीन शाही को गिरफ्तार किया और उसके पास से एक असॉल्ट राइफल भी बरामद हुआ। दिल्ली ब्लास्ट से एक दिन पहले गुजरात एटीएस ने पकड़ा था, नहीं तो हजारों लोग मारे जाए। आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि ये कितना खतरनाक। इसका एक ड्रॉप ही एक इंसान को जान लेने के लिए काफी हो सकता है। और इस पॉइजन का नाम राइजन। यह इतना खतरनाक होता है कि इसका 100 ml ही अगर एक पानी के टंकी में मिला दिया जाए तो हजारों लोग मारे जा सकते हैं। डॉक्टर अहमद मोहिनुद्दीन चाइना से पढ़ा लिखा एक MBBS डॉक्टर था जो कास्टर सीड से राइजन बना रहा था और इसके प्लान के मुताबिक दिल्ली, अहमदाबाद, लखनऊ के पानी टंकी और मंदिर के प्रसाद में मिलाने का प्लान था। वो तो अच्छा हुआ कि गुजरात एटीएस ने टाइम रहते इनको पकड़ लिया, नहीं तो इंडिया के इतिहास के सबसे बड़े मास पॉइजनिंग होती। और यही पकड़े जाने के डर से डॉक्टर उमर नबी कार को लेकर दिल्ली में पूरे दिन इधर उधर चक्कर लगाता रहा। करीब सुबह 8:04 पर यह कार बदरपुर टोल प्लाजा से दिल्ली में दाखिल हुआ और 8:20 पर यह ओखला इंडस्ट्री एरिया के पास पेट्रोल पंप पे CNG लेती है और यह दोपहर 3:19 पर लाल किले के पास सुनहरी मस्जिद में पार्किंग होती है और एक करीब 3 घंटे वही पार्किंग में रहती है। इसके बाद वह शाम को करीब 6:23 पर वह पार्किंग से बाहर निकलती है और कार इसके बाद वह दरियागंज, कश्मीरी गेट और सुनहरी मस्जिद के पास घूमती दिखाई देती है। इसके बाद वह लाल किले के पास मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के पास बढ़ा देता है और थोड़ी देर बाद जब लाल किला मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के पास ट्रैफिक सिग्नल रेड होता है तो वह अपनी कार वहीं रोक देता है और कुछ ही सेकेंड बाद दोस्तों बहुत तेज धमाका हुआ। ये धमाका इतना बड़ा था कि वहां आसपास के कई गाड़ियों में आग लग गई और जो धमाके के पास वाली गाड़ी है उसके मलबे 200 मीटर दूर तक जा उड़ी। इसकी डेंसिटी इतनी अधिक थी कि मेट्रो स्टेशन की खिड़कियां तक टूट गई। 6:55 पर दिल्ली फायर सर्विस के पास कॉल आती है, जिसके बाद आग पर काबू करने के लिए 7 फायर टेंडर्स को डिस्पैच कर दिया जाता है और इस धमाके वाली घटना पर 7:29 पर फाइनली आग पर काबू पा लिया जाता है, जिसके बीच कई दिल्ली पुलिस की गाड़ियां भी पहुंचती है। इस शुरुआत में दिल्ली पुलिस को लगता है कि यह CNG ब्लास्ट के कारण हुआ होगा और ऐसे शुरू में दिल्ली पुलिस हमले के कारण को बताने से बचती है, लेकिन हमले के सभी पॉसिबिलिटी की जांच जरूरी थी। इसलिए NSG बॉम्ब स्क्वाड को और फॉरेंसिक टीम को घटना स्थल पर भेज दिया जाता है।
है। पुलिस की गाड़ी और एम्बुलेंस के सायरन से पूरी इलाका गूंज उठती है और घायलों को एलएनजेपी अस्पताल पहुंचाया जाता है और मौके पर 8 लोगों की जान चली जाती है। अब तक टोटल 15 लोगों की जान इसमें गई है और 20 से ज्यादा लोग घायल। यह धमाका सुसाइड बॉम्बिंग था और कार को चला रहा था डॉक्टर उमर नबी, जो इस धमाके में खुद भी मारा गया और इसकी पहचान इसके फैमिली के डीएनए से मैच कर गया। घायलों को पास के एलएनजेपी अस्पताल में एडमिट करा दिया जाता है और इस धमाके के बाद दिल्ली में कई जगह पे हाई अलर्ट जारी कर दिया जाता है। वहाँ सिक्योरिटी बढ़ा दी जाती है। दिल्ली में कई मंदिरों और इम्पोर्टेंट प्लेस को भी सिक्योरिटी बढ़ा दी जाती है। दिल्ली मेट्रो स्टेशन, रेल कॉर्पोरेशन अगली सूचना आने तक बंद कर दी जाती है। रेड फोर्ट को भी 3 दिन के लिए बंद कर दिया जाता है और इस धमाके के करीब 3 घंटे बाद होम मिनिस्टर अमित शाह करीब 10:30 पर एलएनजेपी हॉस्पिटल का दौरा करते हैं। वहां घायलों से मुलाकात करते हैं। जान गंवाने वाले लोगों में से ई रिक्शा ड्राइवर, शॉपकीपर्स और बस कंडक्टर और वहां के लोकल लोग थे। इस विस्फोट में जान गंवाने वाले में से एक 33 साल का अमन कटारिया भी था, जो अपने परिवार के साथ दिल्ली के श्रीनिवासपुरम में रहता था। रेड फोर्ट के पास फार्मा का बिजनेस था। अमन कटारिया अपने दुकान से घर जाने के लिए निकले और रास्ते में उनके पिता के कॉल आने पे कहा था कि बस मैं 10 मिनट पे घर पहुंच जाऊंगा। लेकिन कुछ समय बाद जब उसके पिताजी ने उस पे फोन किया तो एक वुमेन पुलिस कॉल उठाती है और बोलती है कि एलएनजेपी हॉस्पिटल जाओ। अमन कटारिया का चेहरा बुरी तरह बिगड़ा हुआ था, ऐसे में पहचानना बड़ी मुश्किल थी और उसके पिताजी ने उसको टैटू और चैन और टी शर्ट के मदद से उसकी पहचान करनी पड़ी। इसी तरह इस हमले में जान गंवाने वाले में से एक पंकज सहनी भी थे, जो कि पेशे से एक कैब ड्राइवर थे। पंकज सहनी महज 22 साल के थे और उसका परिवार बिहार के समस्तीपुर का है, लेकिन बीते 15 साल से वो अपने पिता के साथ दिल्ली में ही रह रहे। 10 नवंबर को पंकज सहनी ओल्ड दिल्ली से रेलवे स्टेशन जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही हमले का शिकार हो गए। इस ब्लास्ट में ऐसे कई परिवार उजड़ गए। इधर सरकार और जांच एजेंसी में हड़कंप मचा हुआ था। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड और एनआईए जैसी एजेंसी इस ब्लास्ट के तह तक जाने की कोशिश कर रही, लेकिन जिसका डर था वही हुआ। यह एक आत्मघाती हमला था। व्हाइट i20 कार चलाने वाला डॉक्टर उमर नबी इस ब्लास्ट में भी मारा गया। यह एक परफेक्ट तरीके से किया गया अटैक नहीं, ये तो पैनिक और हड़बड़ी में किया गया एक छोटा सा अटैक था। इस अटैक में डॉक्टर उमर नबी अकेला नहीं था। डॉक्टर मुजम्मिल सैकले, डॉक्टर शाहीन सईद, इमरान इफरान अहमद, डॉक्टर अहमद मोहिनुद्दीन, आजाद सुलेमान सिख और मोहम्मद सुलेमान खान, डॉक्टर आदिल अहमद राठौड़ भी। और यह अटैक इंडिया में कई महीनों से तैयारी चल रहा था। वो तो अच्छा हुआ जो हमारी जांच एजेंसी टाइम रहते इन्हें डिकोड कर ली, नहीं तो अब तक की सबसे बड़ी आतंकी हमले में से एक होता। और दिल्ली ब्लास्ट का सच महज एक पोस्टर से सामने आया। आंध्र प्रदेश के आईपीएस ऑफिसर जीवी संदीप चक्रवर्ती, जो श्रीनगर में पोस्टेड थे। 19 नवंबर को श्रीनगर के दीवारों पे एक पोस्टर मिला जिसमें टेरर ग्रुप ने लोकल लोगों को धमकी दी थी कि, और यह पोस्टर जैसे मोहम्मद के, यह श्रीनगर के नौगांव इलाके में यह पोस्टर में यह धमकी लिखी हुई थी कि करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। हम कुछ समय से देख रहे हैं कि आप लोग अभी भी गुनाहों में डूबे हुए हो और जो काम शरीयत के खिलाफ कर रहे हो उससे बाज आ जाओ। कुछ लोग अपनी दुकान में इन भारतीय दरिंदों को पनाह देते हैं, जिससे हमारे काम में रुकावट आती है। हम उन्हें आखिरी बार चेतावनी दे रहे हैं कि आगे तुम माफी के हकदार नहीं रहोगे। पोस्टर का पूरा मतलब साफ था, लोगों में डर फैलाना, और पुलिस तुरंत समझ जाती है कि कुछ बड़ा होने वाला है और यह पोस्टर को किसने लगाया था इसकी जांच शुरू कर दी जाती है और कई सीसीटीवी खंगाले गए। इसके बाद एक व्यक्ति सामने आता है, वह कोई और नहीं बल्कि व्हाइट कॉलर टेरर ग्रुप का एक सदस्य। इसका नाम था डॉक्टर आदिल अहमद राठौड़। इसके पास से कई संदिग्ध सामान भी बरामद हुआ। यह शख्स फेमस सहारनपुर के हॉस्पिटल का डॉक्टर। इसके पूछताछ के बाद अल्फ्रा यूनिवर्सिटी का नाम सामने आया। इसके कुछ दिन बाद 10 नवंबर को हरियाणा पुलिस और जम्मू कश्मीर के पुलिस ने फरीदाबाद में छापा मारा तो उनको वहां से करीब 2900 किलो विस्फोटक बरामद हुआ और वहीं से फिर व्हाइट कॉलर टेरर ग्रुप का काला सच
इसके बाद एक गिरफ्तारी किया जाता है। बॉम्ब धमाके से शुरू हुई ये कहानी आतंकी हमले में बदल चुका है। अगर आप इस पूरे कहानी को एक शब्द में सुनना चाहते हो तो ये कहानी सिर्फ बदले की कहानी थी। आतंकी डॉक्टरों से जो अब तक खुलासे सामने आए हैं उसके मुताबिक यह ऑपरेशन सिंदूर, बाबरी मस्जिद, राम मंदिर और कश्मीर में 370 धारा हटाने का यह बदला लेना चाहते थे। 6 दिसंबर को ही क्यों? तो 6 दिसंबर को 6 अलग अलग जगह पे भारत में सीरियल धमाका करना चाहते थे। आखिर 6 दिसंबर को ही क्यों? तो 6 दिसंबर को इसलिए चुना गया था क्योंकि 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद का विध्वंस किया गया था और यह उनका बदला लेना चाहते थे।